हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है आपके प्यार में भाग 21। चौहान मेंशन। सरगम जैसे ही स्वर के ऊपर जाकर गिरी, उसके हाथ स्वर के सीने पर थे और उसका चेहरा स्वर के चेहरे के बिल्कुल करीब था। उन दोनों की ही धड़कन इस वक्त काफी तेजी से बढ़ी हुई थी। वहीं स्वर की गोद में बैठी धड़कन भी उन दोनों को मुस्कुराते हुए देख रही थी। स्वर की नजरें सरगम के होठों पर गई, जो हल्के हल्के फड़फड़ा रहे थे। अब उसे ठंड लगने लगी थी। पिछले तकरीबन 1 घंटे से वो दोनों पानी में ही थे। स्वर अचानक ही सरगम के होठों के करीब बढ़ने लगा। सरगम भी पूरी तरह से उसमें खोई हुई थी, इसलिए उसने स्वर को रोका ही नहीं। और अगले ही पल स्वर के होठ उसे अपने होठों से छूते हुए महसूस हुए। लेकिन इसके आगे स्वर बढ़ता उससे पहले ही धड़कन ने अपने दोनों हाथों से जोर जोर से तालियां बजाना शुरू कर दी। हालांकि वो खेल रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वर और सरगम को देखकर तालियां बजा रही हो। उसकी वो तालियों की आवाज सुनकर सरगम एकदम से होश में आई और उसने धड़कन की तरफ देखा। अगले ही पल स्वर भी तुरंत पीछे की तरफ हट चुका था। उसकी धड़कन अब और भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। सरगम ने धड़कन को अपनी गोद में लिया और बोली, मैं धड़कन को लेकर जा रही हूँ यहाँ से। आप अच्छे से शावर ले लेना और आ जाइएगा बाहर। ये बोलते हुए उसकी नजरें झुकी हुई थी। साफ पता चल रहा था कि वो शर्मा रही थी। इस वक्त उसे एक अलग ही बेचैनी सी महसूस हो रही थी। उसके रोंगटे तक खड़े हो चुके थे। वहीं स्वर भी अपनी गहरी नजरों से उसे देख रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो ये क्या करने वाला था। सरगम धड़कन को लेकर बाहर की तरफ बढ़ गई और स्वर ने अपना सर पीछे बाथ टब के किनारे पर टिका दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने वो पल घूमने लगा जब उसने सरगम को मॉल में किस किया था। एक झटके से उसने अपनी आंखें खोली और अपने सिर पर अपना हाथ रखते हुए बोला, ओह गॉड, ये मैं क्या याद कर रहा हूँ। ये मुझे कैसा फील हो रहा है। मिस सरगम और मेरे बीच ना ऐसा कुछ है और ना ही कभी हो सकता है। मेरी लाइफ में किसी लड़की के लिए अब कोई जगह नहीं। मिस सरगम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मेरे दिल में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन उसे भी कभी मैं मिस सरगम के सामने जाहिर नहीं करने वाला। तो ऐसी फीलिंग्स आने का तो मतलब ही नहीं बनता। वहीं दूसरी तरफ सरगम पूरी तरह से गीली धड़कन को अपनी गोद में उठाए बाहर की तरफ आई। उसने पहले धड़कन को टॉवल में लपेटकर बिस्तर पर बिठाया और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, बस तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर उसने सरगम के आसपास काफी सारे तकिए लगा दिए और फिर जल्दी से स्वर के क्लोसेट की तरफ बढ़ गई। अब वो इस तरह से भीगी हुई अपने रूम में तो जा नहीं सकती थी और न कोई देखता तो फिर से बातें बनती। इसीलिए वो सर के क्लोसेट्स में से अपने लिए कुछ कपड़े देख रही थी और वो स्वर के कपड़ों की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए बोली, लड़कियों की तरह मूड स्विंग तो होते हैं इनको, लेकिन लड़कियों के कपड़े इनकी क्लोसेट में बिल्कुल नहीं है। इंसान को एक आध ड्रेस तो अपने पास रखनी चाहिए ना, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। पर नहीं, इतना दिमाग कहाँ चलता है चौहान साहब का। दिमाग होता तो वो कांपती हुई मुर्गी इस घर में होती क्या। ये बोलते हुए उसने एक टी शर्ट क्लोसेट में से निकाली, जो सरगम के हिसाब से बहुत बड़ी थी, लेकिन इसके अलावा सरगम के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने क्लोसेट को बंद करना चाहा, लेकिन तभी अचानक से उसकी नज़र सामने रखी एक फ़ोटो पर गई। वो उसे फ़ोटो की तरफ देखते हुए बोली, ये चौहान साहब किसकी पिक्चर लेकर घूम रहे हैं? किसी से प्यार करते हैं क्या? जरा मैं भी तो देखूं, कौन है वो चंपाकली। ये बोलते हुए उसने उस पिक्चर को उठाया तो उसमें एक लड़की की पिक्चर थी। सरगम ने उस पिक्चर को देखा तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने उस लड़की को कहीं तो देखा है। वो लड़की कोई और नहीं, निहारिका थी। पर सरगम उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। सरगम ने उसे स्वर के साथ नहीं देखा था और ना ही
स्वर ने या फिर किसी और ने उसके सामने कभी निहारिका का जिक्र किया, लेकिन फिर भी सरगम को वो पिक्चर देखते ही ऐसा लग रहा था जैसे उसने कहीं तो निहारिका को देखा है। वो उस पिक्चर को वापस रखती हुई बोली, इससे पहले कि चौहान साहब बाहर आए और उनके क्लोसेट में ताक झाक करने की वजह से मेरी पिक्चर बनाकर दीवार पर टांग कर उस पर फूल चढ़ाने लगे, बेहतर है मैं इसे वापस रख दूं। वैसे भी मुझे क्या लेना देना, होगी कोई मरुंडी सी। अब हर कोई मेरी तरह क्यूट और ब्यूटीफुल तो नहीं हो सकता ना। ये बोलते हुए उसने खुद को बड़ी ही अदा से फ्लांट किया और फिर जल्दी से उस टी शर्ट को लेकर चेंजिंग रूम की तरफ भाग गई। कुछ ही देर में वो उस टी शर्ट को पहनकर चेंजिंग रूम से बाहर आई। उसने बाहर आते ही धड़कन की तरफ देखा, जो अभी भी टॉवेल में लिपटी हुई बिस्तर पर इधर उधर अपने हाथ चला रही थी। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आप तो बड़ी ही समझदार हो गई हैं हार्टबीट। बस अब आप थोड़ा सा इंतज़ार और कीजिए, यहाँ पर आपके कपड़े नहीं हैं। मैं आपके रूम से आपके कपड़े ले आऊँगी, लेकिन इससे पहले मुझे अपने रूम में जाना पड़ेगा ताकि मैं पहले अपने कपड़े पहन सकूं। इस टी शर्ट में मैं पूरे घर में नहीं घूम सकती। ये बोलते हुए वो धड़कन के बिल्कुल करीब आ गई। उसके चेहरे पर झुककर उसने बड़े ही प्यार से उसका गाल चूमा और फिर वहां से जाने लगी। लेकिन अभी वो रूम से बाहर ही निकल ही रही थी कि अचानक से वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और स्वर बाहर आया। आते ही उसकी नज़र सरगम पर गई, जो उसकी टी शर्ट पहनकर बाहर जा रही थी। उसे देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से चिल्लाया, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी टी शर्ट पहनने की? तुम क्या सोचकर मेरी क्लोसेट को खोला? सरगम ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोली, सोचा तो मैंने यही था कि उसमें बड़े कीमती हीरे जवाहरात रखे होंगे जो मैंने उठाकर भाग जाऊंगी, लेकिन वहां पर मुझे आपके कच्छों के अलावा और कुछ दिखा ही नहीं। अब उन्हें चुराकर मैं क्या करूंगी? किसी को बेचना तो दूर की बात, अगर भीख में भी दूंगी तो लोग मुझे टेढ़ी नज़रों से देखेंगे। ये बोलते हुए वो अचानक से चुप हो गई और कुछ पल रुक कर बोली, वैसे चौहान साहब, बात कितनी मस्त है ना। मतलब अगर मैं किसी को आपका कच्छा दूंगी, ये बोलकर कि ये चौहान साहब का कच्छा है, द ग्रेट सर चौहान, सामने वाला तो कितना खुश हो जाएगा ना। आपका कच्छा वो 100 पीस में सजा कर रखेगा। अब चौहान साहब का कच्छा कोई छोटी मोटी चीज़ तो नहीं है, इसकी तो बोली भी लग सकती है। एक कच्छा 1 लाख रुपए का। ये बोलते हुए सरगम अपनी ही किसी दुनिया में खोई हुई थी और स्वर अपनी आंखें फाड़ कर उसे देख रहा था। उसका गुस्सा तो पता नहीं कहाँ गया। इस वक्त वो पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था कि कोई ये सब बातें भी बोल सकता है। सरगम एकदम से बोली, अच्छा ठीक है, आपके कच्चों की बोली मैं बाद में लगाती हूँ, पहले मैं अपने कपड़े पहनाऊँ, वरना पता चले आपके कच्चे बेचने के चक्कर में मैं अपने कपड़े पहनना ही भूल गई। ये बोलकर वो एक बार फिर से वहाँ से जाने लगी। सर, जो अभी तक उसकी बातों को बिल्कुल लॉस्ट हो चुका था, वो अचानक ही जोरों से चिल्लाया, रुको वहीं पर, खबरदार, अगर रूम से बाहर एक कदम भी रखा तो। उसका वो चिल्लाना सुनकर सरगम एकदम से रुक गई। उसने पलटकर वापस स्वर की तरफ देखा और बोली, क्या हुआ चौहान साहब? स्वर गुस्से से कांपता हुआ उसके करीब आया और दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ़ हूँ जिसे तुम अपनी बातों में उलझा लोगी? मुझे अपनी बातों में उलझा कर तुम मेरी टी शर्ट पहनकर इस रूम से जाना चाहती थी, पर ऐसा नहीं होगा मिस सरगम। तुम मैं टी शर्ट पहनकर यहाँ से नहीं जा सकती। ये टी शर्ट मेरी है, अभी इसी वक्त उतारो इसे। उसकी बात सुनकर सरगम ने उसे घूर कर देखा और बोली, ऐसे भी कौन से मोती लगे हैं आपकी टी शर्ट में जो मैं ये पहनकर नहीं जा सकती? आपको पता है ना, मेरे कपड़े पूरे गीले हो गए थे,
तो मैं उन कपड़ों में बाहर कैसे जा सकती हूँ? स्वर तुरंत बोला, जस्ट डू नॉट केयर। तुम्हें जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ, लेकिन मेरे कपड़े पहनकर तुम इस रूम से बाहर नहीं जाओगी। सरगम गुस्से से बोली, आपने अपना दिमाग कहीं वॉशरूम में तो नहीं छोड़ा है चौहान साहब? खुद भी नंगे पुंगे तौलिए में खड़े हैं और मुझे भी परेशान करके रखा है। मुझे जाने दीजिए, उसके बाद मुझे धड़कन के भी कपड़े लाने हैं। स्वर गुस्से से बोला, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुम मेरी ये टी शर्ट पहनकर इस रूम से बाहर नहीं जाओगी। धड़कन, जो अभी तक अपने हाथ पैर चला रही थी, स्वर और सरगम की लड़ाई होते हुए देख उसने अपना चेहरा उन दोनों की तरफ घुमा लिया था और अच्छे से उनका फाइटिंग शो एंजॉय कर रही थी। जब भी वो हंसने के लिए अपना मुंह खोलती तो उसके वो छोटे छोटे दांत और एकदम गुलाबी होंठ बड़े ही प्यारे लगते। सरगम अब इरिटेट होकर बोली, तो क्या धड़कन का डायपर पहन कर जाऊंगी? आप पागल हो गए हैं क्या चौहान साहब? अगर मैं टी शर्ट पहनकर नहीं जाऊंगी तो और क्या पहनकर जाऊंगी? मेरा ना दिमाग मत खराब कीजिए, वरना सच्ची बता रही हूं मैं आपको। मेरी टी शर्ट का तो पता नहीं, लेकिन आपका ये टॉवल मैं ज़रूर खींच दूंगी। स्वर उसे घूरते हुए बोला, ओह रियली, मेरा टॉवल खींचोगी तुम? सरगम भी उसे घूरते हुए बोली, आप चैलेंज दे रहे हैं मुझे? स्वर भी एटीट्यूड से बोला, हाँ दे रहा हूँ मैं तुम्हें चैलेंज। क्या करोगी तुम? सरगम भी तुनक कर बोली, गलत इंसान से भिड़ रहे हैं आप चौहान साहब। स्वर भी एक बार फिर से एटीट्यूड में बोला, मैं भी देखता हूँ कितना दम है तुम्हारे अंदर। कैसे तुम स्वर चौहान का टावल खींचती हो? सरगम बेफिक्री से बोली, कैसे क्या? ये टावल पकड़ा और ये खींच दिया। ये बोलते ही उसने सच में स्वर का टावल अपने हाथों में फंसा लिया था और उसे खींच भी दिया था। एक झटके से वो टावल गोल घूमते हुए नीचे की तरफ सरक गया तो स्वर की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत उस टावल को कस कर पकड़ा और न सच में वो पूरी तरह से नीचे गिर जाता। वो सिर्फ उस टॉवल में था। अपने गीले इनर बियर भी उसने वॉशरूम में भी उतार कर फेंक दिए थे। उसने गुस्से से सरगम की तरफ देखा और बोला, यू इडियट। ये बोलते हुए वो अपने जबड़े कस रहा था। उसने जल्दी से अपना टॉवल दोबारा बांधा और फिर वापस सरगम की तरफ देखा, लेकिन तब तक सरगम वहां से गायब हो चुकी थी। स्वर अपने आसपास देखता ही रह गया। वहीं सरगम ने झट से अपने रूम का दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे से लगकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। बेशक से स्वर ने अपना टॉवल संभाल लिया था, लेकिन सरगम फिर भी काफ़ी कुछ देख चुकी थी और अब वो बुरी तरह से कांप रही थी। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, लेकिन अभी तक सरगम और स्वर दोनों वहां पर नहीं आए थे और उन दोनों को वहां पर न देखकर अनामिका के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। उसे लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। स्वर अपने रूम में था और सोच रहा था कि वो डाइनिंग टेबल पर जाए या ना जाए, क्योंकि अगर वो डाइनिंग टेबल पर गया तो उसे सरगम को फेस करना पड़ेगा, जो फिलहाल वो बिल्कुल नहीं करना चाहता था। उसे एक अजीब सी हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। वहीं सरगम का भी यही हाल था। उसने जब स्वर का टॉवल खींचा था तो उसके बाद ही उसे अजीब सा फील होने लगा था। पर धड़कन के बारे में सोचते हुए अब उसे अपने रूम से बाहर निकलकर सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आना ही पड़ा। नीचे आते ही उसकी नज़रें धड़कन पर गई, जो अनामिका की गोद में थी और रोई जा रही थी। शायद वो स्वर और सरगम को मिस कर रही थी। सरगम ने अब इधर उधर अपनी नज़रें घुमाई। वो देख रही थी कि स्वर वहाँ पर है या नहीं, लेकिन स्वर वहाँ पर नहीं था। वहीं स्वर भी खुद को आईने में देखते हुए बोला, मैं इतना क्यों डर रहा हूँ? मैंने कौन सा कुछ गलत किया है? वो लड़की तो है ही बेवकूफ़। भला ऐसे कोई टॉवल खींचता है क्या, जिस तरह से उसने खींचा? कुछ भी करती है वो लड़की, लेकिन मुझे क्या? मुझे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यू नो व्हाट मिस सरगम, कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूं,
लेकिन फिर सोचता हूँ कि तुम्हारे बिना धड़कन का क्या होगा और धड़कन का तुम्हारे बिना। बस इसीलिए रुक जाता हूँ, वरना मैं तुम्हें एक पल भी बर्दाश्त ना करूँ। मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, इसीलिए मैं वही करूँगा जो मैं हमेशा करता हूँ। यू जस्ट कांट स्टॉप मी। ये बोलकर उसने भी एक गहरी सांस ली और अपने रूम से बाहर निकलकर नीचे की तरफ आ गया। नीचे आते ही उसकी नज़रें सरगम पर गई, जो डाइनिंग टेबल के पास खड़ी थी और अनामिका से धड़कन को ले रही थी। सरगम अनामिका की तरफ देखते हुए बोली, मुझे दो न धड़कन को। समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम्हें? जब धड़कन तुमसे चुप नहीं हो रही है तो तुम उसे मुझे क्यों नहीं दे रही हो? अनामिका तुरंत बोली, क्योंकि धड़कन को संभालना मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे चुप करवा दूंगी। शायद उसे भूख लगी है, मैं उसे खाना खिला देती हूँ। ये बोलकर वो उसे वहां से दूसरी तरफ ले जाने लगी। उसने स्वर को देख लिया था, इसीलिए वो जानबूझकर धड़कन सरगम को नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे ही वो उसे दूसरी तरफ ले जाने लगी, धड़कन का हाथ जो सरगम के हाथ में था वो छूट गया और धड़कन ने जोर से अपना हाथ अनामिका के मुंह पर मारा। ऐसा लगा जैसे उसने अनामिका के मुंह पर चाटा मारा हो। अनामिका गुस्से से धड़कन को देखने लगी और धड़कन की इस हरकत पर सरगम की हंसी छूट गई। वो एक बार फिर से अनामिका के पास आई और बोली, जब धड़कन खुद तुम्हारे पास नहीं आना चाहती है तो तुम उसे उसके साथ जबरदस्ती कर रही हो। अनामिका गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, ओह रियली? तुम्हें कुछ ज्यादा ही पता है ना कि धड़कन मेरे पास आना चाहती है या नहीं? सरगम एटीट्यूड से बोली, मुझे तो पहले ही पता था, लेकिन इस थप्पड़ के बाद तो तुम्हें भी पता चल जाना चाहिए, पर पता चला नहीं। कोई ढोलक की ऐसी ही होती है, जितना मर्जी पीट लो लेकिन फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें उन ढोलकियों में से एक ही हो। ये बोलकर उसने जबरदस्ती धड़कन को अनामिका से खींच लिया। वहीं स्वर जो अब तक वहां पहुंच चुका था, गुस्से से सरगम की तरफ देखते हुए बोला, जब तुम्हें पता है कि अनामिका धड़कन की नैनी है और धड़कन की हर एक चीज की जिम्मेदारी अब उसकी है, तो तुम क्यों बीच में इंटरफेयर कर रही हो? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? उसकी बात सुनकर एक पल के लिए सरगम की हार्ट बीट स्किप हो गई। अभी तक उसने स्वर की तरफ नहीं देखा था, लेकिन अब उसने स्वर की तरफ देखा और बोली, आप तो रहने ही दीजिए। आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं सुबह सुबह आपसे बहस नहीं करना चाहती। पहले ही एक बार आपसे बहस कर आपका टॉवल खींचकर अजीब सी चीजों के दर्शन कर चुकी हूँ। अब दोबारा मुझे कुछ नहीं देखना। ये बोलकर वो चुप हो गई, लेकिन सबकी नजरें अब सरगम पर टिक गई थी। सरगम ने तुरंत अपने मुंह पर अपना हाथ रख लिया। स्वर गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। जो चीज किसी के सामने नहीं बोलनी होती है, वही बात सरगम जिस तरह से ढिढोरा पीट पीट कर बोलती है, यही बात स्वर को बिल्कुल पसंद नहीं थी। अंबिका ने अपनी प्लेट उठाई और बोली, मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। ये बोलकर वो वहां से चली गई। कृपा जी शरारती नजरों से स्वर की तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है, आजकल तो तुम्हारी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। और तुम बताओ सरगम, ऐसा भी क्या देख लिया तुमने? सरगम ने झट से डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ धड़कन का बेबी फूड उठाया और उसे लेकर बाहर की तरफ बढ़ते हुए बोली, शायद धड़कन को अंदर बैठकर खाना नहीं खाना, वो बाहर बैठकर खाएगी। मैं उसे गार्डन में जाकर खिला देती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहां से भाग गई। स्वर गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। अब भागने का क्या मतलब बनता था, जब सबके सामने उसका तमाशा तो बन ही गया। कृपा जी सरगम को यूं जाते देख हंसी और बोली, ये क्या बात हुई? तुम दोनों अकेले में ही सारा ड्रामा कर लेते हो। जरा हमें भी कुछ सिखाया करो, ताकि हमारा भी कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए। मैं कोई ब्रेकफास्ट पर ये फीके पराठे खाने के लिए थोड़ी ना आई हूँ। मुझे भी तो थोड़ा मसालेदार खाना चाहिए। स्वर उन्हें गहरी नजरों से देखते हुए बोला।
कहीं ऐसा न हो ज़्यादा मसालेदार खाने से आपका हाजमा खराब हो जाए दादी, इसीलिए बेहतर होगा आप चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कीजिए। उसके बाद पर कृपा जी ने मुंह बनाया और बोली, तू तो है ही एकदम बोरिंग। ये तो सरगम है जो असली तड़का लगाती है। एक बार अगर वो तेरी बीवी बन गई ना, तो तू दुनिया का सबसे खुश नसीब पति होगा, जिसकी बीवी फीका खाना बनाए तो भी उसे चटपटा लगे। ये बोलते हुए उन्होंने अपनी आई विंक की तो स्वर एकदम हैरान रह गया। अनामिका कृपा जी की तरफ देखते हुए बोली, आपको नहीं लगता दादी माँ, आप कुछ ज़्यादा ही ख्वाब देखती हैं? आई मीन मिस्टर चौहान और सरगम के बीच तो ऐसा कुछ है ही नहीं जैसे आप इमेजिन कर रही हैं। मिस्टर चौहान को तो सरगम बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर उनका बस चलता तो वो तो उसकी शक्ल भी नहीं देखते, है ना मिस्टर चौहान? स्वर कुछ कहता उससे पहले ही कृपा जी बोली, तुमने कभी मसाला डोसा खाया है? अनामिका हैरानी से उनकी तरफ देखा। कृपा जी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मसाला डोसा वाला ना डोसे के साथ दो चटनियाँ देता है, एक नारियल वाली और एक लहसुन वाली। तुम वो लहसुन वाली चटनी हो जिसकी प्लेट में कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्लेट में होती है। तुम्हारी राय और तुम्हारी बात सुनने में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी राय देनी है। ये तो मेरा पोता है जो तुम्हें धड़कन की नैनी बनाकर यहाँ ले आया और मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना कृपा चौहान अब तक तुम्हारा पीना बना चुकी होती। ये बोलकर वो डाइनिंग टेबल से उठी और अपने रूम में चली गई। उनकी बात सुनकर स्वर की हंसी छूट गई। वहीं उसे हंसते हुए देख अनामिका ने मुंह बनाया और बोली, आप हंस रहे हैं सर? भला ऐसा भी क्या गलत कह दिया था मैंने? बस यही तो कहा था कि आप सरगम को पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि पसंद तो मुझे कोई इस घर में नहीं करता। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। स्वर अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हुए बोला, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये बात सुनकर मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि ओ अनामिका, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लीज़ तुम यहाँ पर रहो। मुझे और धड़कन को तुम्हारी ज़रूरत है, तो ऐसे ख्वाब गलती से भी मत देखना। स्वर चौहान को किसी की ज़रूरत नहीं, लोगों को स्वर चौहान की ज़रूरत होती है, इसीलिए तो स्वर चौहान के आसपास मंडराते हैं। अगर तुम्हें ये जॉब करनी है तो करो, नहीं करनी है तो लोग बहुत हैं इस जॉब के लिए, पर तुम्हारे पास इतनी जॉब है या नहीं, इस बात की मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं। ये बोलकर वो डाइनिंग टेबल से उठा और बाहर की तरफ चल दिया। उसे ऑफिस जाना था। अनामिका गुस्से से मुंह बना रही थी। वहीं स्वर बाहर की तरफ आया और सीधा सरगम और धड़कन की तरफ बढ़ गया, जहाँ धड़कन झूले पर बैठी थी और झूला पूरी तरह से धड़कन को कवर कर रहा था, इसलिए उसके गिरने का डर नहीं था और सरगम उसे खाना खिला रही थी। स्वर वहां पर आया और कुछ बोलने को हुआ। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, सरगम ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ चम्मच, जो पूरी तरह से बेबी फूड से भरा हुआ था, वो सीधा स्वर के मुंह में डाल दिया और बोली, कुछ बोलने से पहले ये सुन लीजिए कि मैं कुछ भी जानबूझकर नहीं बोली। पता नहीं क्यों मेरे मुंह से ऐसी बातें निकल जाती है जो मुझे बोलनी नहीं होती। मेरे तो आपसे दुश्मनी भी इसी बात पर हुई है, क्योंकि मेरी ज़ुबान ज़्यादा चलती है। अब खुद ही समझ लीजिए कि मेरी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं है, तो मैं क्या करूं? प्लीज़ मुझसे बात मत कीजिएगा। मुझे आपसे लड़ना नहीं है, क्योंकि मेरा आपसे लड़ने का मूड नहीं है। ये बोलते हुए उसने पप्पी फेस बनाया और स्वर उसकी तरफ देखता ही रह गया। वो यहाँ पर कहने तो बहुत कुछ आया था, लेकिन अब कुछ बोल नहीं पा रहा था। सरगम ने उसके मुंह से वो चम्मच निकाला और बोली, अब आपको जो कहना है आप कह सकते हैं। स्वर ने एक गहरी नज़र उस पर डाली और बोला, मैं बस तुमसे ये कहना चाहता था कि कल मुझे धड़कन का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो मुझे उसके लिए एक नई ड्रेस लेनी है। तो मुझे बता देना कि तुम फ्री कब हो।
हम दोनों चलेंगे मार्केट उसकी ड्रेस लेने। उसकी बात सुनकर सरगम हैरान रह गई। वो एक्साइटेड होकर बोली, सच में? कल आप धड़कन का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे? स्वर ने धड़कन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा हो सकता है क्या कि मेरी हार्ट बीट का बर्थडे हो और मैं सेलिब्रेट ना करूं? ये बोलते हुए वो धड़कन को पाउट बनाकर फ्लाइंग किस दे रहा था। अचानक सरगम ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बेबी फूड का बोल साइड में रखा और स्वर का चेहरा अपने हाथों में थाम कर उसे अपनी तरफ घुमाया और अगले ही पल उसने उसके होठ पर अपने होठ रख दिए। स्वर एकदम हैरान रह गया। उसके हाथ सरगम की कमर पर आ गए थे और सरगम बार बार उसे किस किए जा रही थी। कभी वो अपने होठ स्वर के होठों पर रखती और उसे कभी अलग कर देती। दूर खड़ी अनामिका ये नज़ारा देख रही थी और अंदर ही अंदर जलकर राख हो चुकी थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए